तो हेलो 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के स्टूडेंट्स, आज एक और धमाकेदार वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं जो कि होने वाला है फिजिक्स के जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ 2-3 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो सिंपली 1 मार्क्स के होते हैं और बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट आंसर उसमें लिखना होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे तो मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला बता दो, इस चीज का डेफिनेशन बता दो, ये क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसके ऊपर पूछी गई है। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में सुपर 25 लेकर आया हूं। अब ये सुपर 25 है क्या, 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस 25 क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब मैंने देखा तो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझना पड़ेगा और अगर आप ये क्वेश्चन को समझ लोगे तो उसके बेस पे और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकेंगे। तो जरूर से एक बार ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और अपने सभी 12वीं के जो भी आपके फिजिक्स के देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी तक ये वीडियो को शेयर करके पहुंचा देना, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो दोस्तों मैं देना चाहता हूं, लाइक का टारगेट 1500 लाइक एंड कमेंट का जो टारगेट है वो 500 कमेंट। तो फटाफट से टारगेट भी कंप्लीट कर देना एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वीडियो छोटा सा वीडियो होगा, अगर आप देखना चाहते हो तो 1.5 की स्पीड पे भी लगा सकते हो जिससे आपका काफी समय बच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसा मैंने बोला ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 8 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे 1-1 मार्क्स वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। और एक और चीज, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जरूर से कर लेना क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लिंक्स वीडियो की रीशेयर हम करते रहते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जेआर कॉलेज नाम का भी टेलीग्राम ग्रुप है और जेआर ट्यूटोरियल नाम का भी है, तो दोनों ही आप ज्वाइन करके रख लो, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट में जाऊंगा, आप लोग इसको बस ध्यान में रखो और समझ के चलो, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो भाई ये चीज आपने पढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट। तो ये याद रखने वाली चीजें छोटी छोटी, बस आपको रिकॉल करना है। और कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला कि आप लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन अब वो लेक्चर्स देखने का समय नहीं रहा क्योंकि आपका अगले दिन ही पेपर है। ये वीडियो आपको शायद संडे के दिन मिल रहा होगा और मंडे को आपका पेपर है। तो आप अच्छी तरीके से इसको रिकॉल कर लो, एक तरीके से याद कर लो। कहीं ना कहीं हो सकता है यार 25 में से कुछ तो पूछ ले और नहीं भी पूछेगा तो उसके जैसे अलग अलग टाइप के भी एग्जांपल्स पूछ सकेगा। तो जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसका वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होता है। तो उसका वैल्यू होता है दोस्तों 0। याद रखना कितना होता है, 0। क्लोज फील्ड, ठीक है ना, क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आती है, क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड की जब भी बात आती है तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का क्या एवरेज वैल्यू होता है। तो वो भी होता है दोस्तों 0। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। याद रहेगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, याद रहेगा। अब देखो जैसे मैंने बोला कि कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछता है 1-1 मार्क्स के लिए, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपको पूरे 8 में से देखने मिल जाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल पूछा गया था दोस्तों, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो क्या पूछा था, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का दिया और हमें बोल रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर आपको याद होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए है, जो कि आपको नैनोमीटर में निकालना हुआ है। तो यहां पे आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V का वैल्यू 100 वोल्ट। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ V, ये फॉर्मूला है। तो 1.228 डाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया 100, अंडर रूट में 100 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, 1.228 डिवाइड बाय 10 इज नथिंग बट 0.1228 नैनोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। और इसके अलावा भी देखो, आज तो मैं सुपर 25 दे रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ लिए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ मेरे हिसाब से भी मैंने चीजें ऐड की है। लेकिन इसके अलावा भी जितना हो सकेगा टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू भी चीजें को लर्न करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका एमसीक्यू जो 10 मार्क्स कैरी करता है ये 8 मार्क्स कैरी करता है, तो यार 18 मार्क्स कहीं ना कहीं यहीं से आपके बन सकते हैं। जो कि बच्चा सोचता है ना कि मैं पास कैसे हो जाऊं, तो यार 18 मार्क्स तो यहीं से आपके बन सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आएंगे आपके, और साथ ही में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने ही है, तो आप आराम से यार +30 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकोगे और 20-25 मार्क्स तो वहीं से मिल जाते हैं आपके स्कूल से। तो कुल मिला के यार आराम से 55-60 प्लस तो इजीली हो जाता है जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था निंजा टेक्निक वाले वीडियो में, करेक्ट है, आपको याद होगा। तो पढ़ो अच्छी तरीके से, याद करके लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फ्रिक्शन इज मेड 0, अगर फ्रिक्शन को 0 कर दिया गया रोड के लिए, आपको पता है रोड के ऊपर थोड़े बहुत फ्रिक्शंस तो होते ही हैं,
तो अगर मुझे बताओ, अगर रोड पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, एक तरीके से आप बोल सकते हो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपका फिजिकल लॉ और दिमाग लगने वाला है इसमें कि आपने क्या पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो अगर रोड का फ्रिक्शन जीरो कर दिया तो कैन ए व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड, मतलब अगर रोड का फ्रिक्शन जीरो है तो क्या व्हीकल मूव कर सकता है क्या? तो आपका जवाब बताओ। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे जैसे बर्फ वाले जगह होते हैं, खासकर नॉर्थ में, वहां पे बर्फ गिर जाता है, तो बर्फ गिरने की वजह से क्या होता है, रोड का फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाता है और गाड़ी जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्लाइड करती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन हमें पूछा है क्या बोल रहा है कि पॉसिबल है क्या व्हीकल का मूव करना अच्छे से? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर ए व्हीकल टू मूव सेफली ऑन ए रोड विद जीरो फ्रिक्शन, क्योंकि अगर जीरो फ्रिक्शन कर दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, व्हीकल मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि व्हीकल को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। व्हीकल नीड फ्रिक्शन टू मूव इन एनी मोशन, कोई भी मोशन करने के लिए, चाहे वो रुकना हो, चलना हो, टर्न लेना हो, रुकना हो, स्टॉप करना हो, ब्रेक मारना हो, उन सभी के लिए फ्रिक्शन रहना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें से कोई भी एक्शन काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx, इसका रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। दिस इज द फॉर्मूला एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत हेल्प होगा आपको, ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, अगर आपको पूछा है कि रिलेशन बताओ, कभी आपको पूछेगा राइट फॉर्मूला, तो ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जितने भी आपके फॉर्मूलेस दिखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ रिलेशंस दिखते हैं, जो डेरिवेशन के एंड में जो फॉर्मूला बनता है, ये सब चीज आपको बाय हार्ट करके रख लेना है। और क्या चीज का क्या फॉर्मूला है अगर आपको पता रहेगा तो ये सभी चीजें 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछी जाती है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर बोर्स मैग्नेट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनथ ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बोर्स मैग्नेट्रॉन के लिए? तो बोर्स मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला है E इंटू एच अपॉन 4πme। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप बाय हार्ट करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो ये ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, आप लोग पूरा लिखना, शॉर्ट मत लिखना, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वो भी रेडियस के अलोंग में, और टुवर्ड्स कहां जाता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको संजीव सर ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि टुवर्ड्स द रेडियस के अलोंग में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो काम करता है। एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फॉर्मूला पूछ लेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो याद रख लेना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये भी आपको पूछ सकता है अलग से, तो जरूर से इसको ध्यान में रख लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स विद वाटर टू वॉश क्लोथ। ये आपने बहुत बार कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तो आपने पढ़ा ही होगा, साथ ही में आपने ये टॉपिक को शायद 9th या 10th में सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा। तो आपको पता ही है कि भाई डिटर्जेंट हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि डिटर्जेंट से कपड़े साफ कैसे होते हैं? क्या रीजन है, डिटर्जेंट पाउडर क्यों यूज होता है? तो आपको पता ही होगा कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है जब भी पानी के साथ कंबाइन होता है कपड़े धोने के पर्पस से या फिर वॉशिंग पर्पस से, तो उस डिटर्जेंट पाउडर की वजह से जो सरफेस टेंशन होता है पानी का वो क्या हो जाता है भाई? रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से पानी इजीली पेनिट्रेट कर पाता है जो कपड़े के अंदर जो पोर्स होते हैं। आपको पता है धागे से बनता है कोई भी कपड़ा, तो धागे के बीच में पोर्स होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं, आपको जनरली दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोप, नॉट माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो क्लोथ्स के जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उसके अंदर वाटर इजीली एक्सेस कर पाता है, एंड उसी के साथ कंबाइन होकर वो डर्ट को, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, आपको पता ही है, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो पानी जो है जब निकलता है तो डर्ट उसके साथ चिपक के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। एंड दिस इज द वे कि कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो ये चीज अपने कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन। देखो 25 में से 10 तक पहुंच गया, कितना फास्ट जा रहा हूं, लगभग 15-20 मिनट के अंदर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए? एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल। रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल का क्या निकालना है? टॉर्क के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे फॉर्मूला है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट को कैरिंग कॉइल, जो कि है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। मैंने आपको बताया था नियाप याद रखो, NIAB नियाप साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। अब N आपको पता ही है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट होता है, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, B मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और साइन थीटा जो भी थीटा का वैल्यू दिया रहेगा वो डाल के आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। या तो डायरेक्टली M का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, NI से M सीधे डाल सकते हो, दैट इज नथिंग मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, NIA दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो NB इंटू साइन थीटा कर सकते हो, तो आपका टॉर्क का वैल्यू
निकल जाएगा, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन इन द एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करने का जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। किसका? हाइड्रोजन एटम का। तो इसको भी आप याद कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, फास्ट जा रहे एकदम, देखो मजा आ रहा होगा, इसी बात पे लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो, व्हाट आर द सराउंडिंग्स इन द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो उसकी सराउंडिंग क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो सराउंडिंग जो भी कंसिस्ट होता है, हर चीज दुनिया में, हर चीज की अगर मैं बात करूं, एवरीथिंग की बात करूं, लेकिन सिस्टम को छोड़ के, जिस सिस्टम में है उसको छोड़ के जितने भी अदर चीजें हैं सिस्टम सराउंडिंग के अंदर, वो सभी चीज क्या हो जाता है, सराउंडिंग के तौर पे कंसीडर किया जाता है। एंड द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर मेक द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल जाएंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत ईजी टॉपिक था। नेक्स्ट, इन ए पोटेंशियल एक्सप्रेशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5। ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा 1 मार्क्स का। क्या बोल रहा है, यहां पे अगर बात करूं जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, 1.5 वोल्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E into Vs, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई द आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। यही होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मल्टीप्लाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया कितना, 1.5 वोल्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर 2.4 into 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितना छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये क्वेश्चन चांसेस है आने का, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, वही उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने, जिसको याद कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर ए फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो रेनॉल्ड्स नंबर की जब भी जिक्र होती है तो आपको एक चीज फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है कि जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फ्लूइड के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वीसी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाई बाय ईटा मल्टीप्लाई बाय रो डी। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बाय हार्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जरूरी है कि हर बार हम लोग रेड लाइट को यूज करें एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के लिए। तो नहीं भाई, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ काफी ब्रॉड होता है, ब्रॉड वेवलेंथ होता है, और उसकी एनर्जी जो होती है लो होती है, ठीक है। और वो इट डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन को पुल कर सके आउट ऑफ इट्स ऑर्बिटल। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इसीलिए इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज द रेड लाइट टू गेट ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव, जिसको XOR भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव और या फिर XOR गेट बोलते हैं ना, XOR गेट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बूलियन एक्सप्रेशन जितने भी, सेमीकंडक्टर जो लास्ट का चैप्टर है आपका, जहां जितना भी आपको, चाहे वो एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, XOR है, जितने भी गेट्स आपको दिख रहे हैं भाई, 2-3 चीज याद रख लेना। उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं वो याद रख लेना, ठीक है। उसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें याद रख लेना, उसका सिंबल याद रख लेना, और उसके ट्रुथ टेबल याद रख लेना। बस इतना याद रख लो। चारों पांचों में से कोई एक पूछने के चांसेस हो सकते हैं 1 मार्क्स के हिसाब से, और कभी कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स की कैटेगरी में भी घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस ऐड करके पूछ सकता है। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं XOR गेट का क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, A प्लस B होता है, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज A.B प्लस A.B, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर अगर मैं बात करूं यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय d² थीटा बाय dt² प्लस c थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। देखो कुछ कुछ चीजें बात याद रखो, एंगुलर एसएचएम आया, ये फॉर्मूला, बस इतना याद रख लो, ठीक है। फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम आपने पढ़ा है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइड बाय g। दिस इज द फॉर्मूला। वैसे आप नॉर्मल जो पेंडुलम है आपका, सिंपल पेंडुलम, उसके लिए भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपने अगर थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो एक्सेस एनर्जी होती है वो EM माइनस EN होती है। दिस इज द मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला, और वी कैन से द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सेस एनर्जी इज इक्वल टू EM माइनस EN। तो EM यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है ना, mth और nth सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, तो वो m
ऑलवेज ग्रेटर देन एन होता है थर्ड पोस्टुलेट के अंदर, तो इस प्रकार से वो काम करता है। तो आपका ईएम माइनस ईएन आपको याद रखना, एक्सेसिव एनर्जी। ठीक है, ये हो गया 20 क्वेश्चन। लास्ट 5 क्वेश्चन, फास्ट 5 क्वेश्चन, लास्ट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। लास्ट 5 क्वेश्चन, चलो ध्यान दो क्या बोल रहा है कि 2 इंडक्टर कॉइल्स है, देखो छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 इंडक्टर कॉइल्स दिए हुए हैं जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 मिली हेनरी 20 मिली हेनरी। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस, हमें क्या पूछा है इंडक्टेंस का, 2 इंडक्टेंस दिए हैं जो सीरीज में कनेक्टेड, उसका रिजल्टेंट पूछा है। भाई सीधी सी बात है, दोनों इंडक्टेंस को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल्स का पूछा है, तो L1 10 दिया हुआ है, L2 20 दिया हुआ है, हमें निकालना है रिजल्टेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमें L1 प्लस L2 करना है, सिंपल सी बात है। तो L1 आपका 10 है, L2 आपका 20 है, 30 हो जाएगा, कुल मिला के आपका आंसर आ गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया। इस तरीके से कितना इजी है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करंट गेन अल्फा बीटा, ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, मैंने ही पढ़ाया हुआ था जब सेमीकंडक्टर का एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने अल्फा बीटा करंट गेन अल्फा एंड बीटा की बात की थी, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो भी मैंने बात की थी। तो यहां पे अल्फा क्या होता है, दैट इज करंट गेन। अल्फा की अगर मैं बात करूं तो वो होता है मेजर करंट गेन इन ए कॉमन बेस सर्किट। याद रखना क्या होता है, कॉमन बेस सर्किट में जो करंट गेन को मेजर करता है वो आपका अल्फा होता है। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, आईसी अपॉन आई। ठीक है ना, कैपेसिटिव करंट अपॉन एमिटर करंट। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू जो होता है इट इज ऑलवेज क्लोज टू 1, लेकिन 1 से छोटा रहता है, ऑलवेज लेस देन 1 रहता है। ये याद रखना अल्फा के लिए। वैसे करंट गेन जो बीटा होता है वो क्या होता है, इट मेजर द करंट गेन इन ए कॉमन एमीटर सर्किट। याद रखना, ये कॉमन बेस सर्किट में करंट गेन को मेजर करता है, और बीटा क्या करता है, कॉमन एमीटर सर्किट में करंट गेन को मेजर करता है। फॉर्मूला हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू आईसी बाय आईवी। ठीक है, कैपेसिटिव करंट अपॉन आईबी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है बीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा अल्फा से बड़ा होता है, मतलब 1 से बड़ा हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। जैसे मैंने बोला नैंड, नॉर, एक्सऑर, एंड और सब चीज का याद रख लेना, तो ये भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया, बूलियन एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए डॉट बी। ठीक है, ये चीज है उसका सिंबल, तो ये आपको इस प्रकार से याद करके प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशन ऑफ द जेनर डायोड। जेनर डायोड अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कुछ एप्लीकेशन है, तो ये कहां यूज होता है, इट इज यूज व्हेन कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड। जब भी कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे एक्ट कर सकता है, प्रोटेक्टर अगेंस्ट द जो आपका मीटर डैमेज होता है ना एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से, तो जेनर डायोड का इस्तेमाल होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है जेनर डायोड के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो कि ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी। पीएनपी एनपीएन जो भी आपको दिख रहे हैं ट्रांजिस्टर, उसके भी याद रख लेना। या भाई पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वैसे सेम आपके टेक्स्ट बुक में आगे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके ले लो। बस इतना ही मुझे कहना था इस वीडियो के माध्यम से। और जैसा मैंने बोला विद इन 15 मिनट्स हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आप देख सकते हो 17 मिनट हुआ है, तो ये वीडियो फाइनली कंप्लीट हुआ। और सुपर 25 यानी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के थे, जो मुझे लग रहा है इस साल कुछ ना कुछ हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ये आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। और जरूर से इनको तो प्रैक्टिस करना ही है। ये 25 क्वेश्चन तो आपका 15 मिनट में पढ़ के हो जाएगा, याद करके हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा और मेहनत करना है। इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे फॉर्मूलेज एक बार आप देख सकते हो, कुछ एक्सप्रेशन डेरिवेशंस होते हैं, उसके एंड में जो इक्वेशन एक्सप्रेशंस आते हैं उसको आप देख सकते हो, छोटी छोटी डेफिनेशंस होते हैं उसको आप देख सकते हो। अगर ये चीज इतना आप कर लोगे ना तो 8 में से 8 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। बस इतना ही मुझे कहना था, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझदार होंगे। और जो बच्चा सिर्फ पासिंग के हिसाब से पढ़ रहा है तो उनके लिए तो ये बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर से पढ़ाई करना। एमसीक्यू से ये क्वेश्चन है, उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगेन आपके जो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती है, वो सब चीज को अच्छे से समझ के ले लो। हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस, और एक और चीज बताना चाहता हूं, इसके पहले जस्ट हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड किया, संजीव सर ने खुद रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगभग 40-45 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कई सारे एमसीक्यूज है, हर एक चैप्टर्स के 3-3, 4-4 एमसीक्यूज जो लिए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके जैसे एंड उसके टाइप के आ सकते हैं एमसीक्यूज। तो वो वीडियो भी 1.5 की स्पीड पे लगा के फटाफट से देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो होपफुली दिस वाज द लास्ट वीडियो फ्रॉम माय साइड। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। कई सारे वीडियोस बना के हमने खूब सारा मेहनत किया है पिछले 3-4-5 दिनों के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो काफी अच्छा जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, एंड फिर फिजिक्स के पेपर के बाद केमिस्ट्री के लिए भी मिलना। बहुत सारे वीडियोस मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, अभिषेक सर भी प्रोवाइड करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे आपके लिए और कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।